बच्चों, पिछले अध्याय में हमने भारत की भू-आकृति, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु का अध्ययन किया। क्या आप जानते हैं कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? आप कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल सही है। तो रोटी और कपड़ा बच्चों, आप जानते हैं हमें कहां से प्राप्त होता है? पेड़ों से, खेती से, कृषि से। क्या बच्चों आपने कभी सोचा है कि हम जहां उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, इस उत्तर प्रदेश में नारियल, चाय या सेब की खेती क्यों नहीं होती है? या कभी आप पहाड़ी इलाकों में गए हो, वहां पे गेहूं की खेती क्यों नहीं होती है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अध्याय है, वह है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 4 कृषि, जिसको हम लोगों को भूल के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए बच्चों, आज हम अध्याय 4 कृषि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस पाठ को अध्ययन करने के बाद हम क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसका अध्ययन कर सकेंगे, जिसके माध्यम से हम उसको सीख सकेंगे। तो सबसे पहला है, भारत में खेती की विभिन्न प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा, भारत में उगाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की मुख्य फसलें हैं, उनके बारे में उनकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उनकी उपयुक्तता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा फसलों को मिट्टी के विभिन्न प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के साथ उनका संबंध स्थापित कर सकेंगे। भारत के रेखा मानचित्र पर जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, उनको दर्शा सकेंगे एवं भारतीय कृषि में किसानों को आ रही विभिन्न चुनौतियों का विश्लेषण कर सकेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि, जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो कि हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न के अतिरिक्त कृषि के माध्यम से हम लोगों को विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफी, मसाले, इन उत्पादों को निर्यात किया जाता है। अगर हम कृषि के प्रकारों की चर्चा करें तो कृषि के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रारंभिक निर्वाह जीविका कृषि। दूसरा है गहन जीविका कृषि। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि और चौथा है रोपण कृषि। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हम लोग कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं और इसका अन्य नाम जो है वो है झूमिंग कृषि या झूम कृषि। आज से कई वर्ष पूर्व जब व्यक्ति के पास किसी प्रकार की खेती की कमी नहीं थी, बहुत अधिक जमीन हुआ करती थी, तो किसान उस समय एक स्थान को जला करके साफ करता था, उसके ऊपर कृषि की जाती थी और नेक्स्ट ईयर उस स्थान को छोड़ करके फिर अन्य किसी स्थान को जला करके साफ करके उस पर खेती करता था। क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, न किसी प्रकार के ऐसे साधन थे जिससे कि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तो ऐसी स्थिति में कृषि की उत्पादकता बनी रहे, उत्पादकता बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए किसान जो है एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता था। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन प्रणाली या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। इस कृषि के और भी अन्य कई नाम हैं। विभिन्न प्रदेशों में ऐसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती और भी अन्य कई नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पांडु अथवा पेंडा, ओडिशा में इसको पामाडाबी या कोमान या बरिंगा कहते हैं और पश्चिमी घाट में या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसको बालरे या बाल्टरे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, अर्थात जहां पर
जनसंख्या अधिक है और भूमि कम है, अर्थात छोटे से खेती या छोटी सी जमीन पर खेती करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक और सिंचाई का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा जो तीसरी कृषि का प्रकार है वह है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि जो है मुख्य आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। कृषि के वाणिज्यीकरण का जो स्तर है वो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल जहां पर वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में इसी को एक जीविका की फसल के रूप में जाना जाता है। कृषि का जो चौथा प्रकार है वह है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि जो है उद्योग और कृषि के बीच एक अंतःपृष्ठ या एक दूसरे को पाटने का काम करती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। इसके लिए बहुत अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता के माध्यम से की जाती है। इससे प्राप्त जो सारा उत्पादन होता है वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात रोपण कृषि से जो भी कृषि करते हैं उसका संपूर्ण जो भाग है वो उद्योगों के लिए भेज दिया जाता है या उत्सवों से उद्योगों की स्थापना होती है। उद्योग रोपण कृषि के आधार पर ही चलते हैं। जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो रोपण कृषि के माध्यम से ही संचालित होते हैं। अगर भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला ये महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें मानी जाती हैं। बच्चों, अभी हमने जो कृषि के प्रकारों का अध्ययन किया उसके अलावा जो हमारे भारत में कृषि के कुछ शस्य प्रारूप भी हैं। शस्य प्रारूप का मतलब होता है कि कृषि की कुछ ऋतु हैं। ऋतुओं के आधार पर भी कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की फसल। अगर रबी की फसलों की बात करें तो रबी जो फसल है वो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में इसको काट लिया जाता है। इसमें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों की पैदावार की जाती है। यद्यपि ये फसलें जो हैं देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये मुख्य रूप से रबी फसलों की पैदावार के प्रमुख राज्य माने जाते हैं। दूसरा है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन से पूर्व, मानसून के आगमन से तात्पर्य होता है जून और जुलाई में जब हमारे देश में मानसून का प्रवेश हो जाता है उस समय खरीफ की फसलों को बोया जाता है और सितंबर और अक्टूबर में इन फसलों को काट लिया जाता है। इस ऋतु में जो बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं उसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि है। तीसरा है जायद की फसल। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो बोई जाने वाली फसलें होती हैं उनको जायद की फसल कहा जाता है या जायद की ऋतुओं वाली फसल कहा जाता है। तो जायद ऋतु में जो मुख्यतः जो पैदावार की जाती है वो तरबूज, खरबूज, खीरे और सब्जियां आदि। इसमें चारे की खेती भी की जाती है जो कि हमारे यहाँ पर जो पशु होते हैं जिनको हम लोग पालते हैं उनके खाने के काम आती है। बच्चों, अभी हमने कृषि के जो विभिन्न 2 प्रकार पढ़े हैं, एक तो शस्य ऋतुओं के आधार पर और दूसरा तंत्र के आधार पर। इसके अलावा कृषि या फसलों के 4 अन्य प्रकार भी हैं, उनका अध्ययन करना भी आवश्यक है। उसमें सबसे पहले खाद्य फसलें, दूसरा नकदी फसलें, तीसरा वृक्षारोपण और चौथा बागवानी फसलें। खाद्य फसलें ये वे फसलें होती हैं जो कि मानव अपने दैनिक उपभोग के लिए उपयोग करता है या दैनिक जीवन जीने के लिए जिनको वह खाता है उनका खेती करता है, वो सभी खाद्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं उसमें चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और प्रमुख दाल है। इसके अलावा जो नकदी फसलें हैं उसमें मुख्य जो फसलें हैं
वह कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और तिलहन है। ये फसलें शुद्ध या अर्ध जो प्रसंस्कृत रूप में बेचने के लिए उगाई जाती हैं, अर्थात नकदी जो फसलें हैं, इनकी खेती जो की जाती है वो खेती करने के बाद उनकी पैदावार को बेचा जाता है और बेचने के बाद इनसे नकदी प्राप्त की जाती है। तीसरा है वृक्षारोपण। ये फसलें वृक्षारोपण के द्वारा बड़े क्षेत्र में उगाई जाती हैं, जैसे कि चाय, नारियल, कॉफी और रबड़। इनके अलावा इसका जो फसलों का चौथा प्रकार है वह है बागवानी फसलें। कृषि का यह भाग जो फल और जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं वह सभी बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसमें समस्त प्रकार के फल और सब्जियां आती हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो कृषि के प्रकारों का अध्ययन किया, इसके बाद हमें मुख्य रूप से जो अध्ययन करना है वह है हमारे देश में जो उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं खाद्य फसलों का। खाद्य फसलों में सबसे पहले जो प्रमुख फसल है वह है हमारी चावल। चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल मानी जाती है। यह मुख्य रूप से खरीफ या गर्मी की फसल है। यह देश की कुल खेती का जो क्षेत्रफल है उसके लगभग 1/3 भाग पर चावल की कृषि की जाती है। चावल खाने वाले देश में सर्वाधिक व्यक्ति हैं। चावल की जो खेती होती है वो विभिन्न परिस्थितियों में की जाती है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि चावल की खेती को उगाने के लिए ऐसी कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जहां पर चावल उगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि चावल को हम हिमालय पर्वत पर उगा दें, ऐसा नहीं हो सकता है कि समुद्र तटीय इलाकों में हम चावल को उगाना शुरू कर दें। तो चावल उगाने के लिए कौन कौन सी मुख्य भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं तापमान की। तो चावल उगाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता है वो है 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। तापमान के अलावा चावल उगाने के लिए वर्षा की जो आवश्यकता होती है वह कम से कम 150 से 300 सेंटीमीटर की होना आवश्यक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, चावल की खेती सिंचाई के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा चावल की खेती के लिए जो मृदा की आवश्यकता है, चावल विभिन्न प्रकार की मिट्टी की परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी आदर्श स्थितियां इसके लिए मानी जाती है। मृदा के अलावा चावल उगाने के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता भी होती है। चावल की खेती से संबंधित गतिविधियों के केंद्र श्रम से ही होते हैं। इसकी खेती में मशीनीकरण का अब ज्यादा उपयोग नहीं मानी जाती है, अर्थात इसमें श्रम की अत्यधिक आवश्यकता है। अगर वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो चावल जो है देश के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है, लेकिन जो इसके मुख्य राज्य हैं, उत्पादक राज्य हैं, उसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र। हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और कश्मीर घाटी में यह अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य खाद्य पदार्थ है वह है गेहूं, जिसका कि अभी हमको अध्ययन करना है। गेहूं भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। यह भारत में चावल के बाद रबी या सर्दियों की फसल है। यह सर्दियों की शुरुआत में बोया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में इसको काटा जाता है। आमतौर पर उत्तर भारत में गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है और कटाई जो है वो मार्च और अप्रैल के महीने में की जाती है। यह विशेष रूप से भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के लोगों का मुख्य भोजन है। चावल के विपरीत गेहूं ज्यादातर रबी या सर्दियों की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। गेहूं की फसल उगाने के लिए कौन कौन सी प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए, तो आइए सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए तापमान जो है वह आदर्श तापमान जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है, अर्थात जब गेहूं की बुआई करते हैं उस समय जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वहीं गेहूं के पकने एवं कटने के समय 21 से
26 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना आवश्यक है। अगर गेहूं उत्पादन में वर्षा की बात करें तो लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की फसल बहुत आसानी से हो जाती है। गेहूं की खेती के लिए अधिकतम वर्षा की मात्रा है वह 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उग जाता है। चावल की तरह ही यहाँ वर्षा की जो मात्रा है 75 सेंटीमीटर से कम है, वहां सिंचाई द्वारा इसको उगाया जाता है। पकने के साथ हल्की वर्षा पैदावार बढ़ाने में बहुत मदद होती है, परंतु दूसरी ओर पुष्पण के समय पाला और काटने के समय ओला वृष्टि गेहूं की पैदावार को काफी कम कर देती है। इसके अलावा यदि गेहूं के लिए मृदा की बात करें तो गेहूं उत्पादन के लिए जो मृदा है सबसे अच्छी दोमट और चिकनी मिट्टी मानी जाती है। अगर वितरण की बात करें तो भारत में जो गेहूं का वितरण क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 66% 66% से भी ज्यादा भाग केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होता है। इसके अलावा खाद्यान्न की जो प्रमुख फसल है वह है बाजरा। बाजरा अधिक गर्मी वाली मौसम में पैदा होता है। यह खरीफ की फसल है तथा मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। बाजरा को मई या जून के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको काटा जाता है। आज बाजरा आमतौर पर गरीबों का भोजन कहलाता है, जबकि बाजरा मुख्य रूप से बहुत ही पौष्टिक और इसको कहना चाहिए कि जीवन जीने के लिए आज की परिस्थितियों को देखा जाए तो बहुत ही उत्तम है। अगर बाजरा की भौगोलिक परिस्थिति की बात करें कि बाजरा ऐसे कौन से भौगोलिक परिस्थितियों में होता है, बाजरा उगाने के लिए कौन कौन सी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता है, तो उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तापमान की। तो ये फसलें वहां उगाई जाती है जहां उच्च तापमान होता है। यहां तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगर वर्षा की बात करें तो यह जो बाजरा की फसल है यह शुष्क भूमि की फसल है, इसलिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उत्तम या उपयुक्त मानी जाती है। अगर मृदा की बात करें तो बाजरा उत्पादन के लिए जलोढ़ या चिकनी बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। या जलोढ़ या चिकनी मिट्टी में यह आसानी से उग जाता है। अगर बाजरा उत्पादन में वितरण की बात करें तो बाजरा जो है उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में उगाया जाता है। बाजरा के जो अन्य नाम है रागी, यह दक्षिण भारत में मुख्य रूप से केंद्रित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ज्वार बाजरा मुख्य रूप से उगाया जाता है। देश में चावल, गेहूं और बाजरा के अतिरिक्त जो और अन्य प्रमुख खाद्यान्न फसल है उसमें दलहन आता है। क्योंकि हम सब जानते हैं दलहन अर्थात दालें। हमारे देश में दलहन के अंतर्गत चना, तूर या जैसे अरहर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर आदि आते हैं। परंतु इन सब में चना और तूर, अरहर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं चना का। चना सभी दालों में सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह चना की खेती है। कुल दलहनों के उत्पादन का 37% भाग चने से आता है, जबकि चना दालों में कुल क्षेत्रफल का 30% पर चना उगाया जाता है। यह रबी की फसल है जो सितंबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है और फरवरी से अप्रैल के बीच में इसको काट लिया जाता है। यह या तो एकल फसल के रूप में बोई जाती है या गेहूं, जौ, अलसी या सरसों के साथ मिलाकर के इसको बोते हैं। एकल फसल का मतलब होता है पूरे खेत में सिर्फ चना की खेती करना, और मिश्रित कृषि का मतलब होता है अन्य फसलों के साथ में चना को बोना। तो चना क्या है, एकल कृषि का पौधा भी है और मिश्रित कृषि का पौधा भी है। इसको कई फसलों के साथ में बोया जा सकता है और अकेला भी इसको बोया जा सकता है। अगर चना उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें कि चना कहाँ कहाँ होता है, ऐसी कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जहां चना उत्पादन किया जा सकता है, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान पर। तो
चना उत्पादन करने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वह 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसमें आवश्यकता है। शीतल जलवायु एवं शुष्क अवस्था इसके लिए उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा वर्षा जो है वो 40 से 45 सेंटीमीटर वर्षा चना की खेती के लिए अनुकूल है। अगर मृदा की बात करें तो यह चिकनी बलुई मिट्टी पर अच्छी उपज देती है, अर्थात इसके लिए चिकनी और बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर चना उत्पादन के लिए हम देखें वितरण की दृष्टि से कि चना कौन कौन से प्रदेशों में होता है, तो हालांकि चना देश के कई भागों में होता है, तथापि कुल उत्पादन का जो 90% भाग है वह 5 राज्यों से ही आता है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, यह 5 राज्यों में कुल चना उत्पादन का कम से अधिकतम 90% पैदावार इन्हीं 5 राज्यों से होती है। बच्चों, खाद्यान्न फसलों के अलावा हमें जो इस पाठ में अध्ययन करना है उसमें कुछ नकदी फसलें भी हैं, जिसमें कि गन्ना सर्वप्रमुख है। क्या आप जानते हैं कि गन्ना जो है वह बांस परिवार का एक सदस्य है। गन्ना स्वदेशी पौधा है और यह खरीफ की फसल है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यहां तक कि शराब तैयार करने के लिए भी गन्ना का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन्ना उत्पादन के लिए कौन कौन सी प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले गन्ना उत्पादन के लिए तापमान की चर्चा करें तो तापमान जो है गन्ना उत्पादन के लिए औसत वार्षिक तापमान 21 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तथा गर्म और अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा की बात करें तो गन्ना की खेती के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल मानी जाती है। जहां वर्षा निर्धारित सीमा से कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। गन्ना के लिए जो मृदा की आवश्यकता है तो यह विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। वास्तव में गन्ना की जो खेती होती है यह वहां होती है अधिकतर जहां पर नमी बनाए रखने की क्षमता हो, लेकिन गहरी, चिकनी और बलुई मिट्टी इसके पैदावार के लिए सबसे अधिक आदर्श मानी जाती है। अगर श्रम की बात करें तो यह श्रम केंद्रित खेती है और इसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। हर एक अवस्था में मानव के सहयोग की आवश्यकता गन्ना खेती के लिए पड़ती है, जैसे चाहे बुआई हो या इसकी गुड़ाई करना हो, निराई करना हो या सिंचाई करना हो, कटाई तथा गन्ने के चीनी मिल तक ढुलाई के लिए हर जगह श्रम की आवश्यकता होती है। अर्थात जहां सस्ते श्रम होते हैं वहां पर गन्ना की खेती करना अत्यधिक लाभप्रद माना जाता है। अगर गन्ना के हम लोग वितरण की बात करें तो दुनिया में गन्ने की खेती का जो आधार पर भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत सर्वोत्तम या सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है गन्ना उत्पादन के लिए, और यह ब्राजील के बाद दूसरा विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश है। जहां तक भारत में गन्ने की खेती के वितरण का संबंध है तो मुख्य रूप से 3 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला जो है वो है पंजाब से बिहार तक गंगा सतलुज का मैदानी भाग। यहां देश का 51% गन्ना होता है तथा 60% गन्ना उत्पादन करता है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों के साथ साथ महाराष्ट्र के तमिलनाडु तक काली मिट्टी का ये जो पूरी पट्टी है यहां पर गन्ना अधिक उत्पादक होता है। तीसरा जो क्षेत्र है वो तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी का घाटी क्षेत्र है जहां पर की गन्ना का अधिक उत्पादन होता है। तो ये गन्ना उत्पादन का क्षेत्र रहा। बच्चों, इसके अलावा जो हमें अन्य नकदी फसल का अध्ययन करना है वह है कपास। कपास न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल मानी जाती है। यह न केवल सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है बल्कि इसके जो बीज होते हैं वो वनस्पति तेल उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। कपास के बीज जो हैं वो बेहतर दूध उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं को चारे के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कपास मूल रूप से खरीफ की फसल है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। अगर कपास उत्पादन के लिए अगर भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो तापमान जो है वह
कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच इसमें होना चाहिए। जो कपास जो है ये उष्णकटिबंधीय और उप उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पौधा है। अगर वर्षा की बात करें तो आमतौर पर कम से कम पाला युक्त कम 210 दिन वाले क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है वहां सिंचाई द्वारा सफलतापूर्वक इसको उगा लिया जाता है। अच्छे कपास की जो उपज के लिए प्रारंभ में उच्च वर्षा और परिपक्व होने के लिए शुष्क और धूप वाला मौसम बहुत लाभप्रद होता है। अगर मृदा की बात करें कपास उगाने के लिए तो कपास की खेती बहुत बारीकी से डेक्कन और मालवा पठार की काली मिट्टी में होती है। अर्थात इसके लिए कपास उगाने के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अगर भारत में कपास के वितरण क्षेत्र की बात करें तो कपास जो है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सबसे अधिक उत्पादक देश है। देश के भीतर कुल क्षेत्रफल और उत्पादन का 2/3 भाग कम इन 4 राज्यों के अंतर्गत आता है। उसमें से पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, इन 4 राज्यों में 2/3 कपास की पैदावार की जाती है। नकदी फसलों में इनके अतिरिक्त हमें जो अध्ययन करना है बच्चों वह है तिलहन, और तिलहन में सबसे महत्वपूर्ण है मूंगफली। तो यह मूंगफली भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन है और मूंगफली खरीफ और रबी फसल दोनों रूप में इसको उगाया जाता है। लेकिन कुल क्षेत्रफल का 90 से 95% क्षेत्र जो है खरीफ फसल के रूप में या खरीफ फसल के रूप में ज्यादातर मूंगफली की पैदावार होती है। अगर भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें कि मूंगफली उगाने के लिए कौन कौन सी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए जहां पर कि मूंगफली बहुत आसानी से हो जाती है, तो सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और यहाँ पर जो तापमान है इसके लिए कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा मूंगफली के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और मृदा की बात करें तो मूंगफली की खेती के लिए जो मृदा या मिट्टी की आवश्यकता होती है वह काली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बच्चों अगर इसके वितरण की बात करें कि मूंगफली का ऐसा कौन कौन सा भारत में उत्पादक राज्य है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां मूंगफली का उत्पादन होता है, तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसके उत्पादक राज्यों की ओर। जो मूंगफली का उत्पादन है वह लगभग संपूर्ण विश्व का 1/3 मूंगफली का उत्पादन भारत में होता है। भारत में मूंगफली के उत्पादक जो प्रमुख राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, इन 3 राज्य मिलकर के भारत में कुल उत्पादन का 60% है और अन्य 40% भाग जो है मूंगफली का वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा से प्राप्त होता है। बच्चों वृक्षारोपण फसलों के अंतर्गत जो हमें अध्ययन करना है वह है चाय एवं कॉफी। भारत चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के चाय बागान भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि भारत में चाय बागान अंग्रेजों द्वारा 1923 ईस्वी में शुरू किया गया था। उस समय उन लोगों द्वारा असम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में जंगली चाय का पौधा खोजा गया था। चाय पौधों के कोमल जो अंकुरित पत्तियां होती है उनको सुखा करके चाय तैयार की जाती है। वर्तमान में चाय का जो उत्पादन है वह सबसे अग्रणी है। चीन और श्रीलंका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। चाय उत्पादन के लिए अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियां हैं जहां पर कि चाय उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, तो सबसे पहले तापमान की चर्चा करते हैं। इसके लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय पौधों और पत्ती के विकास के लिए जो आदर्श तापमान है वह 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में माना जाता है। यदि तापमान 35 डिग्री से अधिक या 10 सेल्सियस से कम चला जाता है तो यह चाय की झाड़ियां और पत्तियों के विकास के लिए हानिकारक होता है। अगर वर्षा की बात करें तो चाय उत्पादन के लिए ज्यादा वर्षा चाहिए होती है। वर्षा का वितरण पूरे वर्ष में कुल मिलाकर एक जैसा होना चाहिए।
लंबा सूखा काल चाय के लिए घातक होता है। वार्षिक वर्षा जो है वो 150 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मृदा की बात करें तो चाय पौधे अच्छी निकास वाले गहरे मुरमुरे चिकनी बलुई मिट्टी में बहुत बढ़ते हैं और सबसे अच्छी जो मृदा इसके लिए है वो ह्यूमस और लोह तत्व युक्त होनी चाहिए। चाय छाया स्नेही पौधा है और जब छायादार पेड़ों के साथ इसको लगाया जाता है तो इसका अच्छा विकास होता है या चाय का बहुत अच्छा उस जगह इसका उत्पादन होता है। अगर भारत में वितरण की दृष्टि से चाय का उत्पादक राज्य देखे जाए तो असम चाय उत्पादकों में सबसे अग्रणी है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और सुरमा की घाटियों और पहाड़ों पर चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां ज्यादातर दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में इसको उगाया जाता है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां चाय ज्यादातर नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ खास भागों में उगाई जाती है। इसके अलावा बच्चों हमको जो अध्ययन करना है वह है कॉफी। कॉफी भारत में कहां से आई, कॉफी की शुरुआत भारत में कब हुई? तो बच्चों यह इथोपिया का मूल निवासी पौधा है। इथोपिया से यह 11वीं सदी में अरब लाया गया था और अरब से यह बीज बाबा बुदन द्वारा 17वीं शताब्दी में कर्नाटक के बाबा बुदान पहाड़ियों पर इसको सबसे पहले लगाया गया था। लेकिन ब्रिटिश काल में बागान मालिकों ने इसका और बड़ा विस्तार किया, इसमें रुचि ली और कॉफी के बागान लगाए। उत्पादन इसका जो होता है वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉफी उत्पादन के लिए कौन कौन सी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए जहां कॉफी का अधिक उत्पादन किया जाता है। कॉफी उत्पादन के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है, यह गर्म और नम जलवायु का पौधा है। इसके लिए तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। यह आमतौर पर छायादार वृक्षों के नीचे उगाया जाता है, इसलिए तीव्र धूप 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान, पाला और हिमवर्षा कॉफी बागान के लिए घातक होती है। वर्षा की यदि बात करें तो कॉफी के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल मानी जाती है। यदि मृदा की बात करें तो अच्छी निकास वाली उपजाऊ मुरमुरी चिकनी बलुई मिट्टी और ह्यूमस की इसमें आवश्यकता होती है। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए, उसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए भरपूर खाद डालना आवश्यक हो जाता है ताकि इसकी उत्पादकता और अधिक बढ़ाई जा सके। अगर हम कॉफी उत्पादन में वितरण की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भारत में कॉफी उत्पादक के प्रमुख राज्य माने जाते हैं। तो बच्चों अभी हमने भारत की प्रमुख फसलों का अध्ययन किया। बच्चों अभी आपने जो कृषि के विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न फसलों का अध्ययन किया, उसके आधार पर आपको एक प्रश्न का उत्तर अपने मनन और चिंतन के आधार पर देना है। आज की जो जीवन शैली है वो काफी रोगों से ग्रस्त है, रोग व्यापी प्रकोप काफी बढ़ गए हैं और डॉक्टर आजकल विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों को खाने की सलाह दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यह अध्ययन करना है कि मोटे अनाज कौन कौन से हैं और उन मोटे अनाजों को डॉक्टर खाने की सलाह क्यों दे रहे हैं, इसका अध्ययन आप करें। इसका उत्तर आप ढूंढ करके हमें कमेंट करें। बच्चों अगले टॉपिक में हम आपको कृषि से संबंधित अन्य जो दूसरा उसका टॉपिक है उसका अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।